हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पढ़ाई गिरी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियोस आप ज़रूर देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होमवर्क से, जो मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया था। तो होमवर्क में मैंने आपको क्या दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है, जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एरो के ऊपर मैंने लिखा है वो सनलाइट, मतलब ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। जनरली एरो के ऊपर हम लोग प्रेशर भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना था और ये होमवर्क था। तो चलिए देखते हैं किन बच्चों का सही हुआ है और किन बच्चों का गलत हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था ये चेक करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। अगर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का नंबर मुझे 12 दिख रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा यही है। तो इसी को टारगेट करना है अपने को। तो राइट हैंड साइड अपने को 12 दिख गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो मुझे यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर 6 लिखूँगा तो हाइड्रोजन तो इक्वल टू 12 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन भी 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब कि ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड जो ऑक्सीजन है वो तो 8 हो चुका है और राइट हैंड साइड भी 8 हो चुका है। तो अब हमें किस पर जाना चाहिए? कार्बन पर जाना चाहिए। अब देखो कार्बन राइट हैंड साइड देखो 6 है यहाँ पे, तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड क्या करना पड़ेगा? कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई किया, एट द सेम टाइम ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स कि 6 × 2 12 हो जाएगा इधर। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन काउंट कर लो आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या देखोगे कि टोटल ऑक्सीजन हो जाएगा 6 2 = 12, और साथ ही साथ इधर 6 ऑक्सीजन है, मतलब कि 12 + 6 हो जाएगा 18। और इधर कितने अपने को दिख रहे हैं? 6 + 2 8 ही दिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6 से। जैसे ही इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन था जो मैंने होमवर्क दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये रिएक्शन क्या होता है। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने रिएक्शन की बातें की थी, और वो रिएक्शन का क्या मतलब था कि दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन में होता क्या है वो समझ लीजिए। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड कुछ भी रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स और वाई दोनों आपस में बंधे हुए थे और इन दोनों ने रिएक्शन किया। प्लस का साइन क्यों देते हैं मैंने बता दिया था। ए और बी से ये दोनों ने रिएक्शन किया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? एरो दिया, ठीक है। अब ये एरो क्या बता रहा है कि इससे प्रोडक्ट बनने वाला है। और मान लो मैंने जो प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे वो ए के साथ यहाँ एक्स बना दिया, और साथ ही साथ मैंने एक और बना दिया बी के साथ वाई। मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है एक्स वाई है और ए और बी है। तो अगर मैं पूछूंगा प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे ए एक्स बना है और बी वाई बना है। तो हुआ क्या है? इसका मतलब ये हुआ, ये जो यहाँ पे आपको डंडा इस तरीके से दिख रहा है, इसको आप कार्बन एंड्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, जिसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। मतलब कि एक्स और वाई जो चिपका हुआ है वो सिंगल बॉन्ड से चिपका हुआ है। आपको सोचने वाली बात है, कल को अगर आप H2 लिखते हो तो आपको सोचना चाहिए कि H2 कैसे रहता है। जैसे आप हाइड्रोजन लिख दिए तो हाइड्रोजन तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, लेकिन H2 किस तरीके से होगा? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं। कि मतलब ये दोनों मान लो एक इसको डंडा ही मान लो। अभी तो आप कल को मैंने बोला ऑक्सीजन कैसे जुड़ते हैं, तो ऑक्सीजन दो डंडों के साथ जुड़ते हैं, एक डंडा इधर एक डंडा इधर, दिख रहा है आपको? तो ये एक जोड़ने का टेंडेंसी है जिसे हम इसे बॉन्ड कहते हैं। ये हल्का सा नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए एक्स और वाई में यहाँ पे एक बॉन्ड था जिसे हम सिंगल बॉन्ड बोलें, ए और बी में भी एक बॉन्ड था जिसे हम सिंगल बॉन्ड बोलें। ये दोनों आपस में रिएक्ट किए और दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए। मतलब कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक्स और वाई के बीच में जो बॉन्ड था वो क्या है? टूट चुका है, और एक नया बॉन्ड बना है ए और एक्स के बीच में। तो रिएक्शन में यही होता है। रिएक्शन में हुआ क्या है कि जो पुराने बॉन्ड थे, जो पुराने जिनके संबंध थे वो टूट चुके हैं और नए संबंध का निर्माण हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक्स और वाई के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन वो बॉन्डिंग क्या हुई? टूट गई। और किसके साथ उसको बॉन्ड बनाने में मजा आ रहा है? ए के साथ। तो यही होता है रिएक्शन में, ओल्ड बॉन्ड टूटता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये थोड़ा सा नॉलेज मैं आपको ज़्यादा दे रहा हूँ, इसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कार्बन एंड कंपाउंड में मैं आपको बहुत अच्छे से और क्लियर करूंगा। तो रिएक्शन में ही होता है। दूसरी बात रिएक्शन में हमने क्या पढ़ी है कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स है, एक्स के जो एटम होंगे वो वाई में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ना ही ए में कन्वर्ट हो सकते, ना ही बी में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, बेसिक सी बात है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। किसी भी एलिमेंट्स के एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्शन में ओवरऑल होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ
कि जो रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या और भी रिएक्शंस जो पढ़ने वाले हैं, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ आपसे, जिसमें आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये दोनों हम लोग जान जाएंगे तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं उसको बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हुआ, जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा हूँ, रिएक्टेंट्स। अब मान लीजिए आपके सामने कुछ रिएक्टेंट्स हैं और ये रिएक्शन देने के बाद क्या यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब हुआ क्या कि रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट देते हैं। अगर प्रोडक्ट के साथ कुछ अपने को हीट मिल गया तो समझ लेना कि उस रिएक्शन के होने के बाद कुछ हीट रिलीज हो रही है, और जब हीट रिलीज हो रही है तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन हुई जिसमें रिएक्टेंट्स है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और रिएक्टेंट बनने के बाद अपने को मिल रहे हैं प्रोडक्ट, है ना। अब इसमें समझना आप कि रिएक्टेंट्स जो है रिएक्शन करके प्रोडक्ट दिए, लेकिन इस रिएक्शन को होने के लिए अपने को हीट देना पड़ा। जैसे हीट ऊपर लिखा, मतलब कि इस रिएक्टेंट को इंटरेक्ट करना है। जैसे मान लो कि दो रिएक्टेंट है अपने पास, ए और बी, दो रिएक्टेंट है और ये दोनों को आपस में रिएक्ट कराने के लिए अपने को बाहर से हीट देना पड़ रहा है, तो समझ लेना कि ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है। मतलब कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस क्या नजर आया कि एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ कुछ हीट अपने को रिलीज हो रही है, तो वैसे को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और वैसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और उस इंटरेक्शन के लिए उसे हीट की रिक्वायरमेंट है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, तो उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर वही चीजें मैंने लिख रखी है। जैसे इसको मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने दो बीकर रखे हुए हैं। अब ये दोनों बीकर आपके सामने हैं, तो देखिए एक बीकर में क्या हुआ कि एक जो रिएक्टेंट है उसमें A प्लस बी है और वो रिएक्ट करके क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। जबकि दूसरे वाले रिएक्टेंट में क्या है, C प्लस डी है और वो प्रोडक्ट दे रहा है। अगर ये जो फर्स्ट वाला आपके सामने है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो मान लीजिए इसको सराउंडिंग्स मानते हैं और इसका सराउंडिंग्स हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मानते हैं। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट वाले की बात सबसे पहले करते हैं। फर्स्ट वाले में दैट मीन्स कि अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जो प्रोडक्ट आएगा उसके साथ कुछ हीट रिलीज करेगा। तो अगर आप इस बीकर को टच करेंगे तो आपको थोड़ा सा गर्म सा फील होगा कि हाँ ये गर्म हो चुका है, मतलब कि इससे हीट कुछ रिलीज हुआ है, मतलब इसके सराउंडिंग्स में क्या है, आपको हीट मतलब कि थोड़ी सा टेम्परेचर बढ़ जाएगी। जबकि C प्लस डी और प्रोडक्ट दिया, और अगर हम लोग मान लेते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तब क्या होगा वो समझो, ये बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, देखिए डायरेक्शन समझिए, ये बाहर से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर सराउंडिंग से हीट अपनी ओर खींचेगा तो इधर का जो टेम्परेचर है, जिधर मैं लाइनिंग दे रहा हूं वो वाला टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने से इधर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और इधर इसको टेम्परेचर चाहिए था। मतलब कि इस रिएक्शन को होने के लिए, सेकेंड वाली रिएक्शन को होने के लिए बाहर से ये टेम्परेचर ले रहा है, एनर्जी ले रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें अपने को प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट देनी पड़ रही हो उसे हम एंडोथर्मिक कहेंगे। तो एक बात और जरूर समझ लें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के कारण कूलिंग इफेक्ट होता है। क्यों कूलिंग इफेक्ट होता है वो समझिए। कूलिंग इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में आपने पढ़ा भी होगा शायद। कूलिंग इफेक्ट में क्या हुआ, देखिए किस तरीके से हुआ ये कूलिंग इफेक्ट। इसमें क्या हुआ कि बाहर से टेम्परेचर ले रहा है। अब टेम्परेचर ले रहा तो ऑब्वियस ही बात है कि जहां से टेम्परेचर लेगा वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ठंडा लगेगा। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के कारण कूलिंग इफेक्ट होता है। यही बात मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिख रखी है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस इन विच the reactant absorb heat energy from the surroundings to form product, and these reactions lower the temperature of the surroundings area, thereby creating a cooling effect। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि एग्जांपल्स देखने से और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बर्निंग ऑफ कैंडल, तो बताइए क्या ये वाला जो एग्जाम्पल है ये एक्सोथर्मिक का है या एंडोथर्मिक का, अपने को सोचना है। अब इसमें हम लोग क्या सोचेंगे कि जब कैंडल जल रहा है तो कैंडल में क्या कार्बन है, ठीक।
अब कार्बन क्या है, जब भी कोई कंबशन होता है, जब भी कुछ रिएक्शन मतलब जब भी कोई बर्निंग हो रही है तो समझ लेना वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी। ये एक्सपेरिमेंट आपने पहले के क्लास में कर भी रखा है कि आपने एक कैंडल लिया, यहाँ पे देखो अगर इस तरीके से कैंडल लिया और कैंडल लेकर उसमें क्या किया, ऊपर से ग्लास रख दो तो आपको क्या दिखेगा, थोड़ी देर में कैंडल बुझ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें कि तुम विदाउट ऑक्सीजन नहीं जला सकते। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या है, जब भी कार्बन जलेगा ऑक्सीजन के साथ जलेगा, और जब ये दोनों जलेंगे तो CO2 देंगे और CO2 के साथ कुछ हीट देते हैं। मतलब अगर ये हीट निकाल रहे हैं तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेम तरीके से मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल भी रख रहा हूं और इसको आपको समझना है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल मैंने लिख दिया, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल मैंने लिखा। कोल का मतलब पता ही है, कोयला। अब कोयला भी जलता है, कोयला में भी कार्बन होता है। हालांकि कैंडल में कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन बर्निंग ऑफ कोल में अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसमें भी कार्बन होता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। आप देखते हो कि जब उसको जलाओगे तो आपको हीट भी रिलीज होगा, तो वहाँ पे हीट आएगा ही आएगा। और हीट का इंडिकेशन हम लोग कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे, है ना, ये भी हीट का इंडिकेशन है। मतलब कि ये रिएक्शन भी जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल रखा जिससे आपको मैंने ये बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अब एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो अब देखिए क्या होता है। आप खाते हैं चावल दाल वगैरह सब कुछ खा रहे हो। चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब उस कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ब्रेकडाउन होते हैं और ब्रेकडाउन होकर कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। समझना ध्यान से किस तरीके से रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हम लोग ये देखेंगे। आपको टिक करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताइए रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज है, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करने के बाद ये जो देखिए यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है CO2 में और साथ ही साथ H2 में। तो आपको तो पता ही है, आप ऑक्सीजन क्या करते हो, इनहेल कर रहे हो और CO2 को क्या कर रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो। तो अब यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, CO2 और H2O बनाया और साथ ही साथ वो एनर्जी भी देता है। और वही एनर्जी के कारण आप अभी अपने फ़ोन में ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो या आप कुछ क्रिकेट खेलते हो और मैं वही एनर्जी के कारण आपके सामने यहाँ पे पढ़ा भी पा रहा हूँ। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में क्या होगा कि किसी तरीके से एनर्जी या हीट रिलीज होती है किसी भी फॉर्म में, तो उसे हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नॉट एंडोथर्मिक। अब ये बात समझ में आया। कहीं कहीं बच्चों को डाउट होता है दो बातों में। कभी आप अगर आप बुक्स पढ़ें तो कहीं कहीं लिखा रहता है, समझना अच्छे से। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कहीं कहीं लिखा रहता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ध्यान से समझिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डिफरेंस है। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुई है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन हुआ हो। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, एग्जांपल दूँ कि फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस क्यूब, है ना, मतलब वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कैसा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। ये एग्जांपल होगा एक्सोथर्मिक का। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस का होगा। क्यों होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस का, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं हुई है, इसमें सिर्फ कन्वर्जन हुआ है वाटर का आइस क्यूब में। ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज अ डिफरेंट थिंग एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। तो चलिए अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे जो एंडोथर्मिक के हों। जैसे अगर मैंने आपसे बोल दिया कि ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ कि CaO और CO2 में टूट गया। आप सोचो, रिएक्टेंट में लिख देता हूँ, रिएक्टेंट आपके सामने एक है और प्रोडक्ट आपके सामने दो दिख रहा है। तो बताइए यहाँ से यहाँ कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, जरूर हमने किसी टाइप का इसमें एनर्जी दिया होगा। वो एनर्जी कौन से फॉर्म में होगा, हीट। यहाँ पे जैसे ये इस टाइप का लिखा हुआ आ गया ना, तो उसे आप हीट समझ लेना। नेक्स्ट टाइम से मैं उसी तरीके से इंडिकेट करूंगा। तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, हीट दिया हमने। हीट दिया मतलब सराउंडिंग से हीट दिया होगा यहाँ पे, और हीट देने के बाद इसको तोड़ा तो Ca और CO2 बन गया।
इसका मतलब कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। क्यों है एंडोथर्मिक? क्योंकि हमने यहाँ पे हीट दिया है तब जाकर ये टूटा है। अगर हीट नहीं देते तो ये टूटने वाला नहीं था। सेम तरीके से आपके सामने मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ और इस एग्जांपल को आपको घर से सोचना है और या तो सोच के आंसर लिखना है अभी कमेंट बॉक्स में कि बताइए एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। तो मैंने लिखा है फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस जो है ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इसका पता तभी चलेगा जब आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पता हो। तो सबसे पहले आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पता करें, उसके बाद ही बताएं कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। नहीं तो आप तुक्का ना मारे, क्योंकि ये एग्जाम नहीं है, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर किया कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है और कौन कौन से रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही है। इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही कि जो केमिकल रिएक्शन है मेनली 4 टाइप्स के हैं और जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। जैसा कि नाम इस रिएक्शन का दिख रहा है दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वैसा ही इसका काम भी है। इस रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और सिर्फ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि रिएक्टेंट साइड ए और बी है और प्रोडक्ट जो मिला वो सी मिला, तो यहाँ पर रिएक्टेंट 2 हुआ और प्रोडक्ट एक ही मिला। तो इस टाइप के रिएक्शन जो होंगे वो होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसको अच्छे से एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ दैट इज़ बर्निंग ऑफ कोल। अब कोल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कोल में होता है कार्बन, अब परसेंटेज ऑफ कार्बन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छे क्वालिटी का वो कोयला माना जाता है, क्योंकि कार्बन ही होता है जो जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और CO2 रिलीज़ करता है, और CO2 के साथ क्या रिलीज़ करता है, हीट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कोल में हुआ कार्बन और कार्बन हुआ ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन के साथ ही कंबशन प्रोसेस हो सकता है। कोई भी कंबशन प्रोसेस जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ ही होगा, क्योंकि आपने बचपन में एक एग्जांपल भी देखा होगा कि अगर आपके पास मोमबत्ती है और वो जल रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ से जल रही है, उसमें आप ग्लास ला के रख दो, ऊपर से ग्लास से ढक दो, तो क्या होता है, थोड़ी देर में वो कैंडल जो होता है वो बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एयर नहीं मिलता है। तो कोई भी चीज़ जो बर्निंग होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होती है। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल में मैंने क्या लिखा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और क्या रिलीज़ किया, CO2। और अगर यहाँ पे CO2 रिलीज़ करेगा तो साथ ही साथ यहाँ पे हीट भी रिलीज़ करता है। दैट्स वाई इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट देखिए 2 हैं, दैट इज़ अ कार्बन एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या हो गया, सिर्फ एक ही हुआ, तो इसलिए इसका नाम हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी के तरीके से एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग करते हैं H2O के साथ, और ये वाला जो एग्जांपल है आपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखा ही होगा, जिससे हम लोग को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ ये भी हीट रिलीज़ करता है। तो अगर ये हीट रिलीज़ करता है इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए दीपावली के टाइम पे अगर आप घर को पेंट करते हैं और वाइट से पेंट करते हैं तो ये ज़रूर आपने देखा होगा। आप देखते होंगे कि एक वाइट कलर का कुछ लेकर आते हैं घर से, दुकान से, और उस दुकान से लेके आने के बाद जो वाइट कलर का लेके आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, जिसको चूना भी बोल देते हैं लोग। उस क्विक लाइम को क्या करते हैं हम लोग, वाटर में डालते हैं। तो वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग एक और टेक्निकल टर्म से जानते हैं दैट इज़ स्लैक्ड लाइम। ठीक है, अब ये जो स्लैक्ड लाइम है इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी को लेकर हम लोग दीवार पे जाकर इसको अच्छे से पेंट करते हैं, जिससे वाइट कलर का शाइनिंग अपीयरेंस होता है। तो इसका नाम है स्लैक्ड लाइम, और इसका एप्लीकेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है एग्जाम में, तो आप ज़रूर इसको याद भी रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिया। अब ये जो क्विक लाइम है जो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मैंने लिखा है, यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो रिएक्टेंट के साइड है, इसका एप्लीकेशन एक और है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट में, सीमेंट बनाने में इसका
यूज़ होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ हुई, प्रोडक्ट एक बना, दैट इज़ वाई इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें हीट रिलीज हुआ, दैट इज़ वाई हम लोग इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया कि ये जो स्लैग्ड लाइम है इसको हम लोग वाइट वॉशिंग वॉल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक और बात आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप इस दीवार को किसी भी दीवार को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग लाइम से उसको अच्छे से पेंट करोगे, 2 से 3 दिनों के बाद एक शाइनिंग सा अपीयरेंस आता है, एकदम चमकीला सा, ठीक है। तो वो चमकीला क्या होता है वो समझिए। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक। और उसके साथ रिएक्शन करने के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ H2O रिलीज करता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक पतली सी परत बन जाती है। आप देखना 5 से 6 महीने के बाद जब उसको खुदड़ोगे ना तो उससे क्या होगा कि पतली सी परत निकलेगी। तो वो पतली सी परत क्या थी, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लैग्ड लाइम था इसको आपने दीवार पे लगाया था तो 2 से 3 दिनों में वो CO2 के साथ रिएक्शन किया और फिर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया। इसका नाम लिख सकते हैं आप कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको इसलिए बताया, डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज स्लैग्ड लाइम वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ, और साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। एक और बात कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही केमिकल फार्मूला भी होता है मार्बल का, है ना। मार्बल्स वगैरह जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसका एक एग्जाम्पल भी हो गया। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। लेकिन एक बात और ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं जनरली वो क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वैसे रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ वो हीट भी रिलीज करता है सिस्टम से। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन में भी जैसा नाम वैसा काम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ही होता है कि डिकम्पोज कर देना। अब क्या डिकम्पोज करना, जैसे मान लीजिए आपके सामने रिएक्टेंट कोई एक है और उस रिएक्टेंट को हम लोगों ने 2 पार्ट में तोड़ दिया। देखो ध्यान से, ए को मैंने तोड़ दिया बी और सी में। इसका मतलब कि क्या हो गया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। मतलब कि हमने किसी एक टाइप के कंपाउंड को डिकम्पोज कर दिया 2 या 2 से अधिक पार्ट में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हम लोग हीट के फॉर्म में दे सकते हैं और हीट को मैंने बताया था इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ए को हीट कर रहे हैं तो बी और सी में टूट रहा है। चलिए अब इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मान लो आपसे किसी ने पूछा कि दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वाई एंडोथर्मिक, क्योंकि इस रिएक्शन में हमने जब हीट दिया है तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, अभी हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट को। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम उसे बाहर से हीट सप्लाई करेंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा 2 कंपाउंड में, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का भी थोड़ा देर पहले आपको नाम बताया था, स्लैग्ड लाइम, क्विक लाइम। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये सीमेंट के मैन्युफैक्चर में काम आता है। और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में अभी पढ़ा था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये मार्बल्स का केमिकल फार्मूला है। तो आपके सामने पहला एग्जांपल ये रहा। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी को हीट करके तोड़ रहे हैं तो उसे ही हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। अब देखो क्यों बोला थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है, पहले तो अपने को ये सोचना पड़ेगा। थर्मल का मतलब होता है हीट करके किसी को तोड़ दिया, इसको हम लोग बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, ध्यान समझेंगे। ये है फेरस सल्फेट का। जैसे मान लो FeSO4 है और इसको हम लोगों ने क्या किया, हीट कर दिया। और हीट किया तो क्या देखा कि Fe2O3 बना, जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और साथ ही साथ SO2 एंड SO3 मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो SO2 और SO3 है वो गैस है, तो हम लोग इंडिकेट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से इंडिकेट क्यों किया, मतलब कि ये गैस है और गैस बन के ऊपर की ओर जा रहा है। अब आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट जो है इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। फेरस सल्फेट क्या है और क्या नहीं है, देखो ध्यान से। फेरस सल्फेट जो है वो 2 तरीके के होते हैं, ठीक। 2 तरीके का मतलब ये 2 कंडीशन में अपने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं एनहाइड्रस कंडीशन और एक को बोलते हैं हाइड्रस कंडीशन। तो यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ हाइड्रस कंडीशन एंड एनहाइड्रस कंडीशन। अब देखो ध्यान से, हाइड्रस कंडीशन क्या होता है, हाइड्रस का मतलब होता है कि उसमें H2O प्रेजेंट है। तो जब H2O प्रेजेंट रहता है तो इसका केमिकल फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाता है 7H2SO4.7H2O।
सॉरी FeSO4.7H2O, और एनहाइड्रस का मतलब कि उसमें पानी नहीं है, मतलब कि ये FeSO4 रहेगा। तो आप पूछ सकते हैं कि सर इसको बताने की क्या ज़रूरत है। बताने की ज़रूरत ये है कि जब अगर हम लोग हाइड्रेट लेते हैं या हाइड्रस लेते हैं तो उसका जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन होता है, ठीक है। और अगर हम लोग एनहाइड्रस लेते हैं तो उसका जो कलर होता है वो वाइट होता है। तो डिपेंड करता है कि हम रिएक्शन में क्या लेके चल रहे हैं। जनरली हम लोग हाइड्रस ही लेके चलते हैं क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में फेरस सल्फेट आ ही जाता है। तो यहाँ पर लाइट ग्रीन इसका कलर था, और जैसे ही आप हीट करोगे तो यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है वो ब्राउन कलर का होता है, ये होता है ब्राउन कलर का। तो देखो कलर चेंज भी मिला, और ये डिकम्पोज हुआ। एक ही कंपाउंड था यहाँ पर, और ये कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है 3 अलग कंपाउंड्स में, और विद द प्रोसेस ऑफ हीट। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा हमने, आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको हीट दिया तब जाके टूटा, और रिएक्शन से 3 अदर कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। और थर्ड एग्जांपल, ये सारे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपके एनसीईआरटी से ही बिलोंग करता है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जिसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। अब देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, इसको भी हमने हीट किया। हीट किया मतलब कि इसको हम लोगों ने गर्म किया, गर्म करने से ये टूट जाता है। और टूटता कैसे है, लेड के ऑक्साइड में है। जो लेड है ना वो उसका फॉर्मूला सिंबल होता है Pb। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेड नाइट्रेट, ठीक। इसको हमने हीट किया तो PbO मतलब कि लेड ऑक्साइड मिला, साथ ही साथ NO2 मिलता है। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड सिमिलर वे में ऑक्सीजन भी मिलता है। तो देखिए 2 गैस मिल रहा है तो दोनों गैस जाते हैं ऊपर। और जैसे ही अगर आप किसी बीकर में रिएक्शन करेंगे तो बीकर का जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से आपको दिखेगा ब्राउन फ्यूम्स। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये NO2 है, NO2 गैस जा रहा है। तो ये ब्राउन फिल्म्स इंडिकेशन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वाई एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमने इसमें हीट दिया तो ये जो एक कंपाउंड था 3 अलग कंपाउंड में टूट गया है। और जब भी NO2 गैस निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, तो आपको ब्राउन फ्यूम्स दिखेगा। इनफैक्ट आप देखते होगे बहुत सारे इंडस्ट्री में जो बहुत बड़ी बड़ी जो पाइपें लगी होती हैं जो ऊपर की ओर गैस निकालती हैं, उसमें भी कुछ कुछ ब्राउन फ्यूम्स आपको दिखते होंगे। तो ये जो ब्राउन फिल्म्स आता है वो क्यों आता है, पहले ये समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के कारण होता है। और फ्यूल्स कहाँ कहाँ जलते हैं आपको ही पता है, जैसे कार में मिल सकते हैं, आपको ट्रक में मिल सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे बस में भी मिल सकता है, या किसी भी पावर प्लांट्स में ये मिलता है। मतलब कि पावर प्लांट्स जहाँ पे भी ये सब अपने को दिखता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल सकता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में तो जान गए, लेकिन एक बात और कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक है। अब क्यों खतरनाक है वो समझिए। अगर मान लीजिए कोई भी इंसान हाई कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अगर हम लोग NO2 ले रहे हैं, कोई अगर इंसान हाई कंसंट्रेशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले रहा है, मान लीजिए कोई पावर प्लांट में काम कर रहा है और वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकल रहा है और वो इंसान भी वहीं पर है, तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम जो होगी वो कैसी होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि आपके जो सांस लेने की प्रॉब्लम है उसमें दिक्कत हो सकती है। इनफैक्ट वो अगर वो लंबे समय तक ऐसा रहे तो उसको खांसी भी हो सकती है, और इनफैक्ट जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो इनसे होने लगती है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या एक पॉइजनस गैस है, तो आप बताएंगे हाँ एक पॉइजनस गैस है, और हाई कंसंट्रेशन के कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो ख़राब कर सकता है, और उसके कारण अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसका दूसरा इफेक्ट क्या है आप देखते होंगे, इसीलिए इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पाइप देखी होगी आपने, कितनी बड़ी पाइप लगी हुई है, और वहाँ से क्या होता है इस तरीके से कुछ गैस वगैरह निकलते रहते हैं। क्यों, ताकि वो ह्यूमंस के कांटेक्ट में ना आए, है ना, इस कारण से। एक और मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या होता है कि अगर NO2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर निकला, एटमॉस्फेयर में गया, और एटमॉस्फेयर में गया और फिर H2O के साथ रिएक्शन किया। H2O मतलब वाटर, कौन सा वाटर, अगर रेनी सीजन में अगर मान लो बारिश हो रही है तो वो वाटर NO2 के साथ रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करता है। और एसिड भी जो होता है वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी स्किन पे अगर मान लीजिए हाई कंसंट्रेशन में कोई एसिड हमारे स्किन पे गिरता है तो वो हमारे स्किन को जला भी सकता है। तो ये दोनों तरीके से अच्छा नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स पढ़े, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो डेली लाइफ से ही रिलेटेबल है। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं
AgCl, ठीक, AgCl की जो रिएक्शन है, अगर मान लीजिए मैंने इसको हीट की, ठीक, तो हीट की तो यहाँ पे क्या होता है Ag और साथ ही साथ क्लोरीन के साथ बाहर होता है। यहाँ पर ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में जाता है और ये सॉलिड हो गया। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ, सॉरी यहाँ पे Cl2 है, तो अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा रखा है। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन एक्चुअली में हीट करके नहीं होती है। ये रिएक्शन जो होती है सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, ध्यान रखेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा कैसे। AgCl जो है ये होता है वाइट कलर का, और जैसे ही इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रख दोगे तो ये ग्रे कलर का हो जाता है। सेम वे में AgBr का भी होता है। अगर बात करें AgBr का, तो AgBr के भी प्रेजेंस में, अगर AgBr की भी रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है Ag और साथ ही साथ Br2 बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, जो AgCl है और जो हमने AgBr लिया है, ये जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। यहाँ से समझेंगे, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, इसको हम लोग यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के। फोटोग्राफी पेपर जो होता है, फोटोग्राफी पेपर जो होता है वो AgCl से कोटेड होता है, ठीक है। किससे कोटेड होता है, AgCl से। इसलिए जब हम लोग उसको धूप में रख देते हैं तो धूप में रखने से क्या होता है कि जो उसमें का Cl है वो उड़ जाता है और Ag बचता है, और वो Ag जो होता है, Ag के कारण वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो फोटोग्राफी पेपर जो होते हैं उसको हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग धूप में रख देते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं, तो वो ग्रे कलर का हो जाता है। वो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात और समझेंगे कि ये सनलाइट क्या, क्यों लिखा मैंने, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन ही हुआ। एंडोथर्मिक क्यों हुआ, क्योंकि बाहर से आपने एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, और जहाँ जहाँ सनलाइट लिखा रहता है, जहाँ जहाँ जिस रिएक्शन में सनलाइट का यूज़ करते हैं, वैसे रिएक्शन को हम लोग फोटोलाइसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। फोटोलाइसिस रिएक्शन, अब ध्यान से समझेंगे ये फोटोलाइसिस रिएक्शन क्यों बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन में जहाँ पे सनलाइट यूज़ करते हैं, फोटोलाइसिस, लाइसिस का मतलब है तोड़ना, और फोटो का मतलब होता है फोटोन के हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसमें क्या लिया है, सनलाइट लिया है। तो सनलाइट के हेल्प से अगर हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं तो हम उसे फोटोलाइसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या देखा कि किसी भी रिएक्शन को, किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए हम लोग को एनर्जी देनी पड़ रही है। क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी। और वो एनर्जी जो है किस किस फॉर्म में आ सकता है, आप हीट दे सकते हो, या तो हो सकता है कि आप सनलाइट भी दे दो, ठीक है, या तो हो सकता है आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी दे दो, जो अभी मैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूँ। और अगर आप एनर्जी किसी भी फॉर्म में देते हैं, देन दैट रिएक्शन विल कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और ये बहुत ही अच्छा है, वो भी देखेंगे किस तरीके से होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और ये भी एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में दो वर्ड हैं, एक ए होता है इलेक्ट्रो और दूसरा होता है लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन किसका करने वाले हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो उस पूरे प्रोसेस को कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक प्लास्टिक मग चाहिए होगा, देन इलेक्ट्रोड चाहिए होगा। अब ये प्लास्टिक मग क्यों चाहिए होगा, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर आप इसमें कोई काम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो आपको उसमें करंट नहीं लगेगा। सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हम लोग दो लेते हैं, एक को बोलेंगे कैथोड इलेक्ट्रोड और एक को बोलेंगे एनोड। किसको कैथोड बोलेंगे, किसको एनोड बोलेंगे, थोड़ी देर में बताएंगे आपको। ये हालांकि जो इलेक्ट्रोड होता है वो भी कार्बन का बना होता है, बट हमें पता होना चाहिए कि कार्बन के जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं जिसका नाम ग्राफाइट है, उसको हम कह सकते हैं इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन अब बात आती है बैटरी की। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है वो हेल्प करता है ताकि बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, जिसमें हम लोग इस तरीके का सॉल्यूशन लेते हैं जो आयंस में आसानी से ब्रेक हो जाए। जैसे इसमें हम लोग लेने वाले हैं H2SO4 को, और H2SO4 का नाम है एसिड, दैट इज डाइल्यूट H2SO4, जो कि एसिड जो है डिसोसिएट हो जाता है अब दो आयंस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है।
और इस रिएक्शन को करने के लिए क्या क्या अपने को ज़रूरत है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ बैटरी के बारे में। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रोड अटैच्ड होगा उसे हम बोलेंगे एनोड, उसे हम कहेंगे एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड अटैच्ड होगा उसे हम कहेंगे कैथोड। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो पूरा एपरेटस यहाँ दिख रहा है वो एनसीईआरटी का ही है। ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, पहले आपको बता दूं कि क्या क्या होता है। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप H2O को तोड़ते हैं, H2O को तोड़ते हैं तो आपको पता है कि H2 और O2 मिलता है। और अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन हो जाता है। मतलब ये हुआ कि H2O को तोड़ेंगे तो दो गैस रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। मतलब कि ये इलेक्ट्रोलिसिस में जब भी हम वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O अगर प्रेजेंट है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो देखो H2O ये हो गया। इस 1 मॉलिक्यूल में अगर मैं आपसे पूछ देता हूं कि वाटर जो है, वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो किन से बना है, तो आप बोलोगे सर उसमें 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है। ये बात ध्यान रखना, क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा वो थोड़ी देर में क्लियर होगा। एक H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए अपने को 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इस इलेक्ट्रोलिसिस में। तो देखो क्या करते हैं, पहले तो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं इसको करते क्या है। देखिए अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है जिसमें एक प्लास्टिक का मग आपको दिख रहा है। दूसरा मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोड लेते हैं। अब देखो इस प्लास्टिक मग में यहाँ पे होल करते हैं, जहाँ पे मैंने टिक किया अभी, यहाँ पर होल करते हैं। और होल करने के बाद हम लोग इसमें रबर स्टॉपर से अच्छे से इलेक्ट्रोड को लगाते हैं ताकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले वो इसमें से गिर ना पाए, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, 2 ट्यूब लेते हैं जो कि यहाँ पे लिख रहा है टेस्ट ट्यूब। और इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, इसमें पानी भर के एकदम अच्छे तरीके से दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर रख देते हैं। और इस तरीके से भर देते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड पूरे पानी के, जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो उसके ऊपर पानी आ जाए, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे आपको बैटरी दिख रहा होगा। अगर इसमें इसका नाम कैथोड लिख रखा है तो आपको समझना है कि कैथोड अगर इसका है तो बैटरी का इसमें कौन सा टर्मिनल अटैच्ड होगा। बैटरी का इसमें अटैच्ड होगा पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल से जो अटैच्ड होता है उसे हम बोलेंगे एनोड। अब जैसे ही यहाँ पर जो स्विच है आप इन दोनों वायर को यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में H2SO4 लिया था वो टूट जाएगा 2 आयन में। एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं, पॉजिटिव आयन को हम लोग बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। अब समझो वाटर जो है अगर टूटेगा तो 2 तरीके से, एक को बोल सकते हैं H+ और दूसरे को बोल सकते हैं O2-, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे प्लस है तो बताओ प्लस वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास जाएगा। और नेगेटिव वाला किसको बोले थे, कैथोड को बोले थे। तो देखो ये H+ जो है वो कैथोड पे जाएगा। और यहाँ पे देखो इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कैथोड में हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि कैथोड जो है वो जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव वाले पे कौन जाता है, H+, पॉजिटिव कैटायन जाता है। जबकि एनोड जो है पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला जाएगा, मतलब H2O का ऑक्सीजन जाएगा। और जब ऑक्सीजन जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस आएगा, जबकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं आप। तो अब दोनों टेस्ट ट्यूब में अपने को दिखेगा हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन में है। लेकिन आपको इसमें एक और बात दिख रही होगी कि दोनों का वाटर लेवल सेम नहीं है। देखो दोनों को ध्यान से, जो इलेक्ट्रोड में टेस्ट ट्यूब लगाया गया है उन दोनों के आप वाटर लेवल को देखो, किसी में वाटर लेवल कम है और किसी में ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें गैस ज़्यादा बन रहा होगा वो ज़्यादा धक्का मार रहा होगा वाटर को, तो उसका वाटर ज़्यादा नीचे जाएगा, उसका लेवल ज़्यादा नीचे जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर जो हाइड्रोजन है उसका गैस ज़्यादा क्यों है और जबकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऐसा क्यों है, ये समझने की बात है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो H2O होता है, अभी मैंने बताया था H2O जो होता है उसमें आपने देखा था कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा आएगा और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर कम आएगा। अगर आपको ये प्रूफ लेना है कि सर इसी में हाइड्रोजन गैस बना है, आपको कैसे पता, और इसमें ऑक्सीजन गैस बना है, ये आपको कैसे पता। तो इसका सबसे बेसिक तरीका क्या है कि आप इस टेस्ट ट्यूब को निकालो और बर्निंग कैंडल के पास ले जाओ। तो जैसे ही आप बर्निंग कैंडल के पास लेके जाओगे तो हाइड्रोजन गैस जब भी
जलता है ना तो वो पॉपिंग साउंड करता है, चट चट सी आवाज़ आएगी उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें हाइड्रोजन गैस था। और ऑक्सीजन का क्या बात है कि जब भी आप बर्निंग कैंडल के सामने लेके जाओगे तो उसका जो फ्लेम है ना, फ्लेम जो इलाका उसका फ्लेम का जल रहा था वो उससे ज़्यादा जलने लगेगा। तो ये इस तरीके से इंडिकेट पहचान सकते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन किस में, ऑक्सीजन कैसे है। नहीं तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता था, आप जरूर अभी कभी भी अपने किसी फ्रेंड से जरूर पूछना कि सर इसमें हाइड्रोजन है, आपको कैसे पता। तो हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टीज है जो मैंने अभी आपको बताया कि वो बर्निंग होते समय, बर्न होते समय वो पॉपिंग साउंड देता है। और ऑक्सीजन क्या है, हमें पता है कि कंबशन प्रोसेस जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो अगर किसी कैंडल को ऑक्सीजन सफिशिएंट में मिलेगा तो वो उसके बर्निंग को और इनहेंस करेगा दैट मीन्स उसका फ्लेम अपने आप बड़ा हो जाएगा, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो हमने ये पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम लोगों ने वाटर को तोड़ा। तो इट इज ऑल्सो अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने आज पढ़ाई गिरी के इस लेक्चर में पढ़ा है, इसमें हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जाना। और बाकी के अगर आपको वीडियोस देखना है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आपको फिजिक्स, बायो एंड मैथ्स के भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी आप ज़रूर उसको देखें और आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और वहाँ पर कंप्लीट भी करेंगे। एंड नेक्स्ट 4th जो लेक्चर होगा उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और 5th लेक्चर बच्चों याद रखना, वो जो लेक्चर होगा वो समराइज होगा, ताकि आप ये 4 लेक्चर अभी पढ़ ले और एग्जाम के बाद आप 5th लेक्चर देखें जो कि सिर्फ 40 से 50 मिनट का होने वाला है और जाकर एग्जाम में फोड़ दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।